हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 2। इसमें हम जो हमारी बची हुई डायमेंशंस हैं वो कवर करेंगे और जो हमारे यूजेस हैं, जो डायमेंशन के यूजेस हैं, हम कहां पर इसको यूज करते हैं और इनसे क्या क्या हम आगे निकाल सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं, वो हम आज देखेंगे इस लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन से। एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? ओमेगा अपॉन टी। क्या है? ओमेगा अपॉन टी। इसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पर ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी, और टी क्या है? टाइम। अच्छा, यहां पर तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर ओमेगा, अच्छा ओमेगा कैसे पता लगे? ओमेगा होता है थीटा अपॉन टी, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अच्छा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपको याद हो तो थीटा डायमेंशनलेस होता है। थीटा क्या आया था? आर्क अपॉन रेडियस आया था। आर्क अपॉन रेडियस यानी कि ये भी लेंथ है और ये भी लेंथ है, यानी कि ये तो डायमेंशनलेस है। यानी कि यहां पर आएगा 1 अपॉन टी और ऊपर जाएगा तो माइनस टी, यानी कि यहां पर ओमेगा की जो डायमेंशन निकल के आई है वो ओमेगा की t-1 आई है। तो यहां पर हम इसको पुट करें वैल्यू को कि t-1 और अपॉन में t, यानी कि अब नीचे एक और माइनस में t है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा? दोनों चीज -2। तो हमारी जो एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो डायमेंशन क्या है, या फिर इसको और अच्छे तरीके से ऐसे भी लिख सकते हो कि m0 L0 t-2। ये है हमारी एंगुलर एक्सेलरेशन की डायमेंशन। फिर बात आती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। इसको हम I से रिप्रेजेंट करेंगे। क्या फॉर्मूला होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का? mr²। वेरी सिंपल। तो इसकी डायमेंशन क्या होगी? m क्या है? मास, यानी कि m, और r क्या है? r रेडियस होगी या कोई लेंथ होगी, रेडियस होगी मैक्सिमम केस में। तो यहां पे ml² और t0, ये किसकी डायमेंशन हो गई? मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। फिर देखते हैं टॉर्क। टॉर्क को हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। टाउ बोलते हैं इसे, टाउ, नॉट टाउ। तो टॉर्क क्या है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये इसके बारे में हम ब्रीफ में पढ़ेंगे रोटेशनल में। क्या है ये? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक, तो फोर्स की डायमेंशन अपने को पता है, अपन पढ़ के आए मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की LT-2 होती है, तो फोर्स की क्या हो जाएगी? mLT-2, और डिस्टेंस की क्या हो जाएगी? L, है ना। डिस्टेंस तो खाली L है, चाहे परपेंडिकुलर हो चाहे सिंपल हो। तो L ये है, mLT-2। तो फाइनल डायमेंशन क्या है इसकी कि mL2T-2। ये किसकी आ गई? हमारे टॉर्क की डायरेक्शन। टॉर्क क्या होता है? असल में एक रोटेशनल फोर्स होता है, जो कि हम रोटेशन जो 5th चैप्टर है आपका उसमें स्टडी करेंगे। फिर आता है एंगुलर इंपल्स। जिसको J से रिप्रेजेंट करते हैं। किसको? एंगुलर इंपल्स। एंगुलर इंपल्स क्या होता है? टॉ इनटू टाइम, यानी कि टॉर्क इनटू टाइम। तो यहां पर क्या बताएं? टॉर्क की डायमेंशन क्या होती है? mL2T-2 और इनटू टाइम, यानी कि ये वाली चीज। अब देखना, यहां पर बेस तो सेम है, लेकिन इनकी पावर यहां पे प्लस, यहां पे कुछ नहीं है तो +1 होगी ना, और इधर -2 है, तो -2 और +1, -1 बचेगी। तो डायमेंशन क्या आएगी? mL2T-1। ठीक है, तो इसकी एंगुलर इंपल्स की डायमेंशन क्या है? mL2T-1। फिर बात करते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होती है 1 अपॉन टी। टाइम का रेसिप्रोकल कर दो तो हमारे पास क्या आती है? फ्रीक्वेंसी। तो इसकी तो कोई डायमेंशन में दिक्कत ही नहीं है, mL0 और T-1। क्लियर? फिर आते हैं एनर्जी पे। एनर्जी में क्या है? E से रिप्रेजेंट करते हैं और E = hν, है ना। एक बात आपको नॉर्मली बता दूं, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, हमारी पोटेंशियल एनर्जी हो, या कोई भी एनर्जी हो, है ना। एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, या फिर एनर्जी, टोटल एनर्जी, उसकी डायमेंशन आप आंख मीच के लिख सकते हो mL2T-2। यही आएगी। काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, कुछ भी एनर्जी हो, है ना। अब यहां से हम प्लैंक कांस्टेंट की निकाल सकते हैं। प्लैंक कांस्टेंट कैसे? देखना, अगर मैं H निकालना चाहूं तो क्या होगा? E अपॉन म्यू
ये होगा, थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, शायद यहां पे दिखाई ना दे रहा हो। क्या होगा, H इज इक्वल टू E अपॉन न्यू। E की डायमेंशन अपने को पता है ml2t-2 अपॉन में फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितना होता है 1 अपॉन टी, टी ऊपर जाएगा यहाँ पे। अब क्या बचा कि ml2 और t, ये अगेन +1, तो यहाँ पे क्या बचेगा -1। ये हो गई प्लांक कांस्टेंट की, प्लांक्स कांस्टेंट की डायमेंशन, क्या ml2t-1। ये डायरेक्टली कई बार पूछ लेते हैं, ठीक। तो चलते हैं आगे की तरफ। फिर आता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट अभी शायद आपने ना पढ़ा हो। एक ग्रेविटेशन लॉ होता है, इसमें एक फॉर्मूला आता है F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। इसमें F क्या होता है, F फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, m द मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, m2 मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट, एंड r इज सेपरेट इन डिस्टेंस बिटवीन देम, एंड g इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, है ना। तो ये फॉर्मूला अभी आप ग्रेविटेशन में जाओगे तो इसकी अच्छी खासी डेरिवेशन, मतलब अच्छे से आपको ये पढ़ने को मिलेगा। फिलहाल जान लेते हैं इसकी डायमेंशन क्या होगी। अच्छा, यहां पर जी है, इसको मैं अगर ऊपर ले जाऊं और इस वाले पोर्शन को नीचे ले आऊं तो मेरे ख्याल से ये हो जाएगा G इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2, है ना। ये हो जाएगा कि एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। अब इसकी डायमेंशन कैसे देखें कि भाई यहां पे पहला तो फोर्स है, फोर्स की लिख दो mlt-2, पहला काम हो गया हमारा। फिर दूसरा है लेंथ, लेंथ की लिख दो। फिर नीचे है दोनों मास हैं, तो मैं m और m लिख देता हूं, है ना। अब देखते हैं क्या होता है कि ये तो कट गया, मास से मास बचा क्या यहां पे, यहां पर बचा ये m ऊपर जाएगा तो m-1, फिर बचा l2 और t-2। ये हमारी किसकी डायमेंशन है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। फिर बात आती है ग्रेविटेशनल फील्ड की। ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन मास, है ना। क्या फॉर्मूला होता है, फोर्स अपॉन मास। तो कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान है, mlt-2 अपॉन m, ये कट गया तो क्या आ गया lt-2, सिंपल। ऐसे ही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है जो पोटेंशियल एनर्जी अपॉन मास। क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी जिसको हम यू से डिनोट करते हैं, और अपॉन मास, ये क्या है पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या होता है पोटेंशियल अपॉन मास। अच्छा, एक चीज मैं आपको जस्ट अभी बता के आया कि जो एनर्जी की डायमेंशन है किसी भी तरह की हो, उसकी डायमेंशन क्या होगी ml2t-2। सोचने की जरूरत ही नहीं है कोई, इतना गंदा m, है ना। और नीचे फिर है मास, तो ये कट गया, तो यहां पे क्या आएगा l2t-2। यहां पर m0 करके भी ले सकते हो, है ना। फिर बात आती है प्रेशर, जिसको हम P से डिनोट करते हैं, यंग्स मॉडुलस जिसको Y से, प्रॉपर्टी ऑफ बल्क मैटर B से, स्ट्रेस, स्ट्रेस वही चीज है, S से भी डिनोट कर देते हैं। इन सब का एक ही फॉर्मूला है, फोर्स अपॉन एरिया। कितना फोर्स हम कितने एरिया पर लगा रहे हैं उसी को बोलते हैं प्रेशर। ये इतना सा एरिया और इस पर मैं फोर्स लगा रहा हूं, तो ये क्या जनरेट करेगा, प्रेशर। तो फोर्स की डायमेंशन अपने को पता है, अब तक तो याद भी हो गई आपको, वेरी गुड, mlt-2 एंड यहां नीचे l2। तो ये एक l से ये कट गया, तो बचा क्या ml-1 और t-2। ये जो यंग्स मॉडुलस है, बल्क मॉडुलस है, ये आपका जो सेकंड पार्ट है एनसीईआरटी का, उसमें आएगा प्रॉपर्टी ऑफ बल्क मैटर में, क्लियर। फिर बात आती है स्ट्रेन की, ई से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या आता है डेल्टा एल अपॉन एल। इसको एक तरीके से और भी समझे तो ये क्या होता है, चेंज इन लेंथ, क्या है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। तो डेल्टा एल जितना चेंज आया और एल क्या है हमारी टोटल ओरिजिनल लेंथ। तो यहां पर दोनों जगह क्या आएगा, दोनों लेंथ ही है, लेंथ से लेंथ कट गई तो ये भी डायमेंशन लेस हो गई। ये क्या है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, जैसे कि हमारी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थी थीटा। फिर चलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। अच्छा, ग्रेडियंट शब्द जहां पर भी आ जाए, आप ध्यान रखना, ग्रेडियंट जहां पर भी आ जाए उसका मतलब है पर यूनिट लेंथ, ठीक है। अभी के लिए आपके लिए इतना अच्छा रहेगा कि जहां पर जैसे वेलोसिटी ग्रेडियंट आ जाए मतलब वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ, प्रेशर ग्रेडियंट आ जाए तो प्रेशर पर यूनिट लेंथ, है ना। जहां पर भी ग्रेडियंट आ जाए उसको पर यूनिट लेंथ से डिवाइड करना है ना।
तो देखते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट में क्या होगा, v अपॉन एल पर यूनिट लेंथ। तो वेलोसिटी की होती है एल टी माइनस वन, और नीचे लेंथ है तो यहां पर भी एल, ये एल से एल कट गया तो क्या आया टी माइनस वन। ऐसे यहां पर क्या है प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है, यानी कि प्रेशर अपॉन एल, पी अपॉन एल, और प्रेशर की हमारे पास ये है डायमेंशन क्या है देखना, एम एल माइनस वन टी माइनस टू और अपॉन एल, और ये जब एल ऊपर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, दिख रहा है क्या आपको, हाँ जी थोड़ा सा नीचे चला गया मैं, सॉरी। क्या होगी यहां पे एम एल माइनस वन टी माइनस टू डिवाइडेड बाय एल, है ना। जब ये एल ऊपर जाएगा फ्रैक्शन से तो ये माइनस का होगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो क्या आ जाएगी एम एल माइनस टू टी माइनस टू। ये किसकी है, प्रेशर ग्रेडियंट की। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं सरफेस टेंशन पर। सरफेस टेंशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एस से, और सरफेस टेंशन हम कैसे निकालते हैं, असल में आपको आगे जाके पता चलेगा कि जो पानी की ड्रॉप है वो ऊपर से जब गिरती है, जो नीचे स्फेरिकल पार्ट होता है वो इसी फोर्स के कारण होता है जिसको हम सरफेस टेंशन बोलते हैं। क्या फॉर्मूला होता है इसका, फोर्स अपॉन लेंथ। इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे ब्रीफ में, अब यहाँ पे डायमेंशन जान लेते हैं, फोर्स अपॉन लेंथ। तो फोर्स का अपने को डायमेंशन अब तक तो रट गई है भैया कि एम एल टी माइनस टू अपॉन ये लेंथ पर यूनिट लेंथ, तो लेंथ से तो लेंथ कट गया, तो क्या बचा एम टी माइनस टू या फिर एम एल जीरो टी माइनस टू। फिर आती है बात सरफेस एनर्जी की। सरफेस एनर्जी को अपन क्या करेंगे, कैसे निकालते हैं, सरफेस टेंशन इनटू एरिया। ये क्या है सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन इनटू एरिया, उसको हम क्या बोलेंगे सरफेस एनर्जी। तो सरफेस टेंशन का क्या है एम टी माइनस टू, वैसे तो साफ साफ दिख ही रहा है, और फिर एरिया, एरिया क्या होता है लेंथ इनटू लेंथ यानी कि लेंथ स्क्वायर। तो यहां पे डायमेंशन क्या निकल के आई एम एल जीरो टी माइनस टू। क्लियर। सरफेस टेंशन इनटू एरिया, एक बार को आपको याद करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, मैं ये इसलिए लिखवा रहा हूं, आपको लग रहा होगा ये तो बुक्स में भी है, ये हम तो खुद ही कर लेंगे, आप क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हो। भैया तुम बहुत अलग अलग तरह के अलग अलग किस्म के रट के बैठ जाते हो जिनका 12वीं तक भी कोई यूज नहीं आता है, बहुत सारी ऐसी हैं एनसीईआरटी में, बहुत सारी दे रखी हैं, ठीक है। तो कुछ चीजें आपको टाइम के अनुसार ही पता चले तो अच्छा है, तो इसलिए मैं ये जो जो आपके काम इस साल या इस लेवल तक आनी है वही वही लिखवा रहा हूं, ठीक। फिर बात आती है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की, जिसको हम ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने शुरुआत में एक फॉर्मूला बताया था, आपको याद हो तो 6 पाई ईटा आर वी, बस ये फॉर्मूला भी याद हो जाएगा, जहां इसको अप्लाई करना है वो भी जगह याद हो जाएगी, और इससे हम डायमेंशन भी निकाल लेंगे। तो मेरे हिसाब से तो आप इसी को याद कर लो तो वो बेहतर है, 6 पाई ईटा आर वी। फिर कैसे निकालें, ये तो हमारा क्या है प्योर नंबर, हाँ मैंने प्योर नंबर के एग्जांपल में दिया था ये हमारा क्या है प्योर नंबर, यानी कि क्या निकलेगा फोर्स ईटा आर वी। थोड़ा पीछे लिखूं क्या, फिर यहां से मैं निकाल सकता हूं कि ईटा इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट आर वी, है ना, फोर्स पर यूनिट आर वी, ये वाला पोर्शन इधर आएगा ना उठ के, ये निकल जाएगा। अब यहां से मैं निकाल सकता हूं इसकी डायमेंशन, कैसे, एम एल टी माइनस टू फोर्स की होती है सब जानते हैं, आर क्या रेडियस, ये भी लेंथ है, ये क्या है आर वी वेलोसिटी, यानी कि एल टी माइनस वन, कई बार पूछी गई है विस्कोसिटी की, बोर्ड में भी और एंट्रेंस में भी। फिर यहां से लेंथ तो लेंथ कट गई, देखा क्या बचा, यहां पर पहला तो एम बचा होगा, फिर हम देखें एल, तो एल ऊपर आया तो एल माइनस वन बचा होगा, फिर देखें टी, ये ऊपर गया तो प्लस का हुआ होगा तो टी माइनस वन बचा होगा, है ना। तो ये डायमेंशन किसकी है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की। अब बात करते हैं आज का जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये तो आप बुक से भी कर सकते हो, कि यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, हम कहां यूज कर सकते हैं डायमेंशनल एनालिसिस को, ठीक। तो पहला यूज क्या है कि टू डिराइव अ रिलेशन और फॉर्मूला बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, मतलब कि इनकी मदद से हम जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनका आपस में रिलेशन क्या है ये समझ पाएंगे। ऐसे समझ में नहीं आई ये चीज, एग्जांपल से बताता हूं। सपोज एक क्वेश्चन दिया हुआ है,
कि फोर्स डिपेंड करता है किस पे, मास पे, वेलोसिटी पे और रेडियस पे। ठीक है, ये आपने को क्वेश्चन दिया है कि फोर्स डिपेंड कर रहा है 3 फैक्टर पे। कौन कौन से? पहला मास, वेलोसिटी एंड रेडियस। अब हमको इनका रिलेशन निकालना है, बेसिकली कहें तो फॉर्मूला निकालना है इन द कंपोनेंट ऑफ मास, वेलोसिटी एंड रेडियस। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो फोर्स की डायमेंशन अपने को पता है कि mLT-2। हमने पहले सबसे पहले ये लिख ली कि हमें ये पता होनी चाहिए, लिखो चाहे ना लिखो। फिर हमने क्या किया, इनके ऊपर हमने x, y एंड z इस तरह से हमने पावर दे दी। ठीक है, अब इनका एक तरीका है पूरा। फिर क्या करना है, इनका जो पावर है इनकी मल्टीप्लिकेशन करवा देनी है विद डायमेंशन। कैसे? यहां पे m है, मास तो m ही रहेगा तो पावर x हो गई। वेलोसिटी के अपने को डायमेंशन पता है, क्या होती है? Lt-1 की पावर y। और r क्या है? रेडियस क्या होती है? लेंथ, है ना। उनको फंडामेंटल क्वांटिटी में तोड़ना है, तो ये क्या हो गया? z। अब इसको एक बार और तोड़ के देखें कि mLT-2 प्रोपोर्शनल m की पावर x है, यहां से इनकी l की पावर y आ जाएगी, t की पावर -1 y मतलब -1y, बात एक ही है, और l की पावर z है। ठीक है, अब यहां पे आपको देखना है इस स्टेप पे आके कि कहीं दो कंपोनेंट मैच तो नहीं हो रहे। भाई यहाँ पे एक m है, मेरा m बहुत गंदा बन रहा है यार आज, ये तो एक m है, एक l है, एक t है, नहीं एक 2l है, तो 2l है, यानी कि ये वाला और ये वाला, यानी कि जिनका बेस सेम होता है उनकी पावर ऐड हो जाती है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, बताना एक बार सही है कि नहीं है, mLy प्लस z और t की पावर -y। बोलो ठीक। अब क्या करना है अपने को, इनकी जो पावर है mLt की, उनको जैसे राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से, ये लेफ्ट हैंड साइड से अपने को क्या करना है, कंपेयर करना है। जैसे इनको इनसे, इनकी x की पावर, यहाँ पे m की पावर x है, यहाँ पर m की पावर 1 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पावर x की यहाँ पर क्या होगी 1 अकॉर्डिंग टू कंपैरिजन। वहीं पर देखूं मैं y प्लस z की पावर क्या है 1, y प्लस z की पावर क्या है 1। अभी अगर मैं -y की पावर देखूं तो क्या है -2, -y की पावर -2, यानी कि y की क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। बोलो, अब मैं ये y की वैल्यू इसमें पुट कर दूं, यानी कि इस जगह पे अगर मैं 2 कर दूं तो मेरे पास z की वैल्यू आ जाएगी, ये क्या है, ये हमारा प्लस का है, इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखना 2 प्लस z इक्वल टू 1 और z इक्वल टू 1 -2 एंड z इक्वल टू -1, यानी कि बाकी सब मैं भी मिटा सकता हूं, ये और ये। ठीक है, अब मेरे पास x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 एंड z की वैल्यू -1, ये हमारे पास आ गई। अब फॉर्मूला कैसे बनाना है अपने को, देखते हैं कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m के कैसे है 1, यानी कि m यहीं पर होगा। फिर बोला v, वेलोसिटी में क्या है y, यानी कि v का स्क्वायर होगा, क्योंकि y की वैल्यू 2 है, y तो पावर में थी। फिर बात आती है z क्या है -1 मतलब अपॉन में आएगा, तो यहां पर r, ये एक फॉर्मूला है mv²/r, जिसको हम आगे जाके सेंट्रीपिटल फोर्स के नाम से भी जानेंगे, है ना, आपने पढ़ा भी होगा 10th में। तो इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। तो आपके लिए एक होमवर्क के लिए आपके लिए क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई करें और ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पढ़ते रहें, सफल हो, मेहनत करें, आगे बढ़े।